हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का जो हम लोग सीरीज कर रहे थे, सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज कर रहे थे, उसमें देखा जाए सोशोलॉजी का कर लिया हमने और इकोनॉमी का कर लिया। अब हम एंथ्रोपोलॉजी का करने वाले हैं। तो देखा जाए यहाँ पे हमने 100 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है वही सेलेक्ट किया है। अब अगर हम ये कहें कि सबसे वेटेज वाला पार्ट एंथ्रोपोलॉजी होगा तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी आपका मानव विज्ञान है और मानव विज्ञान और कम्युनिटी मेडिसिन एक ही जैसा है। तो कम्युनिटी मेडिसिन अगर मानव विज्ञान दोनों आप कर लेते हैं तो मोस्टली क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछा जाएगा, इससे ही रिलेटेड पूछा जाएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आपको एक कम्युनिटी मेडिसिन यानी कि सामुदायिक चिकित्सा भी ये इफेक्टेड कर रहा है, यानी कि उसके क्वेश्चन भी यहाँ पे मिल रहे हैं। जैसे हमने कम्युनिटी मेडिसिन का पूरा कंप्लीट किया था और उससे आपको यहाँ पे मिलेगा। तो देखा जाए क्वेश्चन एंथ्रोपोलॉजी का सबसे पहला क्वेश्चन है, क्योंकि हमें थोड़ा सा फास्ट करना है, एक्सप्लेनेशन पे भी कंप्लीट ध्यान देना है, जहाँ जहाँ ज़रूरत लगेगा तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला देखा जाए क्वेश्चन है मानव विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी को सामाजिक विज्ञान के अन्य जो इसके अलावा जैसे विषय समाज शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, इतिहास हो गया से क्या अलग करता है, इससे क्या अलग करता है। तो देखा जाए हम लोग स्टडी किए थे एंथ्रोपोलॉजी क्या है, एक होलिस्टिक साइंस होता है, यानी कि समग्रतावादी होता है दृष्टिकोण से। जैसे इसमें बायोलॉजिकल हो गया, कल्चरल हो गया और लैंग्वेजेज हो गया, ट्रेडिशन हो गया, सोशल इंस्टीट्यूशन हो गया, ये सब का हम लोग एक तरह से स्टडी करते हैं इसमें। यही क्या एंथ्रोपोलॉजी को सब दूसरे अगर आप शास्त्र से देखा जाए तो अलग रखता है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखा जाए यही दिया है जो अभी हमने डिस्कस किया है। इसका समग्रतावादी यानी कि होलिस्टिक दृष्टिकोण जो मानव की जैविक, बायोलॉजिकल, सांस्कृतिक, कल्चरल दोनों पहलुओं को एक साथ अध्ययन करता है, तो इसीलिए इन सब से अलग होता है, एक तरह से अलग करता है एंथ्रोपोलॉजी को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए असर्शन और रीजनिंग का है, और असर्शन रीजनिंग में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला ऐसे क्वेश्चन देखा जाए आराम से हो जाता है, लेकिन ध्यान से आप करिएगा तभी आपको गलत नहीं होगा, नहीं तो आप थोड़ा सा गलत करेंगे तो ऑप्शन गलत आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला शहरी क्षेत्र जो अर्बन एरिया में संचारी रोग कम्युनिकेबल डिजीज के तेज़ी से फैलने की संभावना ग्रामीण क्षेत्रों रूरल एरिया की तुलना में बहुत अधिक होता है। ये बात एक बिल्कुल सही है। अगर देखा जाए अर्बन एरिया में कोई भी डिजीज़ बहुत जल्दी फैलता है, एक तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, दूसरे यहाँ पे क्या होगा मलिन बस्तियाँ जैसे स्लम एरिया भी होता है, और बहुत सारी चीज़ें मतलब एक तरह से अपर्याप्त होते हैं, इनएडिक्वेट होते हैं, जैसे स्वास्थ्य, स्वच्छता, ये सब बहुत मतलब कि कमी होता है। तो कई एरिया में तो स्लम एरिया में सबसे ज़्यादा होता है ये कमी। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ बहुत तेज़ी से फैलने की वहाँ पे संभावना है, जबकि इसके गांव के देखा जाए रिस्पेक्ट में तो वहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ा सा कम डेंसिटी होता है, दूर दूर गांव रहते हैं। अगर कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ सेपरेट भी हो गया तो रोकना भी थोड़ा सा आसान रहता है कंपेरेटिवली आपके शहर के। तो सबसे पहला तो यहाँ पे ऑप्शन सही है। दूसरा देखा जाए ऑप्शन शहरी मलिन बस्तियां जो स्लम में जनसंख्या का उच्च घनत्व हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होता है, ये भी बात सही है। ठीक, ये भी बात एकदम बिल्कुल सही है। ठीक, तो लेकिन वहाँ स्वास्थ्य, हेल्थ और स्वच्छता, सैनिटेशन की बुनियादी ढांचा हमेशा जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त होता है। ऐसा अगर पर्याप्त रहता तो यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज उतना तेज़ से नहीं फैलता। स्लम एरिया की बात करें, हर जगह तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे तो पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि असर्शन तो सही है, लेकिन रीजन देखा जाए गलत यहाँ पे है, तो यहाँ सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 3rd नंबर के क्वेश्चन में, ये भी उसी तरह से रिलेटेड है। तीव्र शहरीकरण जो रैपिड अर्बनाइजेशन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में कुपोषण, माल न्यूट्रिशन की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो गई है। ये बोल रहे हैं कि
रैपिड अर्बनाइजेशन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में कुपोषण माल न्यूट्रिशन की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो गई। ये तो क्या है, पहला ही ऑप्शन गलत हो गया, असर्शन ही गलत हो गया। अगर असर्शन गलत हो जाता है तो हमारा आंसर यहाँ पे मिल जाता है, डी आंसर मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि दोनों गलत वाला कोई भी ऑप्शन नहीं रहता इसमें। ठीक है, कभी कभी बनाया जा सकता है, तो आप ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट देखा जाए रीजन के बारे में, तो शहरी क्षेत्रों में अक्सर गतिहीन जीवन शैली, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल और जंक फूड के कारण मोटापा, ओबेसिटी, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां, लाइफ स्टाइल डिजीज जो होते हैं जैसे डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो गया, ये सब तेज़ी से फैल रहा और बढ़ रहा है। इसका डेटा भी हम लोग देखे हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये सब जो लाइफ स्टाइल वाले डिजीज हैं ये सब शहरों क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। तो ये दूसरा तो सही हो गया। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ नंबर का। अब फोर्थ नंबर का देखा जाए जो क्वेश्चन है, इसमें क्या है, संचारी रोग जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं के निवारण और नियंत्रण, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मतलब उसके प्रिवेंशन और कंट्रोल के रिस्पेक्ट में यहाँ पे दिया गया है, उसके बारे में आपको सोचना। तो सबसे पहला यहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी केवल तभी प्राप्त की जा सकती है जब जनसंख्या पॉपुलेशन का 100% टीकाकरण वैक्सीनेटेड हो जाए। अब यहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी के लिए 100% टीकाकरण आवश्यक नहीं होता। इसके लिए देखा जाए 70 और 90% आबादी की जो इम्यूनिटी होता है विकसित होने पर इन्फेक्शन की जो श्रृंखला होती है एक तरह से टूट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन तो ये गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दूसरा, वेक्टर जनित रोग जो वेक्टर बॉर्न डिजीज होते हैं जैसे डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, मलेरिया हो गया के उन्मूलन एलिमिनेशन के लिए रोग जनक जो वाहक होते हैं यानी कि वेक्टर के प्रजनन ब्रीडिंग को रोकना सबसे महत्वपूर्ण होता है। यानी कि जब वो प्रजनन नहीं करेंगे उनकी जनसंख्या बढ़ेगी नहीं, तो ये वेक्टर बॉर्न डिजीज भी उतना सेपरेट नहीं होगा। इसके लिए देखा जाए हम लोग गम्बूसिया एक तरह से मछली होती है उसको डालते हैं तालाब पानी वगैरह में, जिससे इसके मॉस्किटो के लार्वा वगैरह खा लेते हैं वो। और आयल भी सेपरेट करते हैं जिससे मॉस्किटो के लार्वा क्या होते हैं, जो एग होते हैं वो डूब के एक तरह से मर जाते हैं क्योंकि सरफेस डेंसिटी पे वो टिके रहते हैं। तो ऐसा किया जाता है। तो ये दूसरा तो सही हो गया। तो इसमें ऑप्शन में देखा जाए आपको बी ऑप्शन मिलेगा जो सेकंड केवल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं फिफ्थ नंबर पे। अब देखा जाए रोग जो डिजीज होते हैं उनके प्रकार, कारक, टाइप, काज के संबंध में यहाँ पे मैचिंग वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो यहाँ डिजीज दिया होगा और उसके टाइप और कॉजेज दिए हुए हैं। तो ये देखा जाए हमने डिटेल में बहुत अच्छे से एक चार्ट बना के किया था और बहुत कम टाइम में हमने बताया था कि जो डिजीज वाले क्वेश्चन हैं गलत नहीं हो गए, उसी चार्ट से ही क्वेश्चन आता है। अगर देखा जाए सिम्टम वाले बात है तो सिम्टम वाले बहुत कम क्वेश्चन मिलते हैं, तो सिम्टम वाला भी हम लोग एक लेक्चर देखेंगे। लेकिन मतलब अगर वो चार्ट आप कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन लगभग डिजीज वाले सही हो जाएंगे। ठीक है, एटलीस्ट वीडियो नहीं तो आप उसको स्टडी करेंगे तभी आपका क्वेश्चन लग जाएगा, लेकिन उस मेथड से करेंगे तभी। नेक्स्ट आते हैं, पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया है पी, हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया देखा जाए कौन सा मतलब डिजीज है, तो हीमोफीलिया एक तरह से जेनेटिकल मतलब डिसऑर्डर होता है, क्रोमोसोमल नहीं जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है। तो अनुवांशिकी डिसऑर्डर कह सकते हैं, तो जेनेटिकल म्यूटेशन की वजह से होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन मिल जाएगा पी का। यहाँ पे दो चीज़ें, जेनेटिकल म्यूटेशन आरबीसी दिया है, तो जेनेटिकल म्यूटेशन आरबीसी में तो दूसरा हो जाएगा, ये पूरा ऑप्शन पढ़ना होगा। तो पी का जो है यहाँ पे आपका लास्ट ऑप्शन देखिए, अनुवांशिकी रक्तस्राव यानी कि इनहेरिटेड ब्रीडिंग डिसऑर्डर हो जाता है, जिसे रॉयल डिजीज भी बोला जाता है। तो ये पी का आपको क्यू मतलब कि फोर्थ मिलाना है। उसके बाद देखते हैं मलेरिया वाले। मलेरिया में क्या आ जाएगा, मलेरिया में एक तरह से ये क्या है, मलेरिया परजीवी यानी कि पैरासिटिक कम्युनिकेबल डिजीज होता है। तो इसमें देखा जाए आपको
बैक्टीरियल कम्युनिकेबल डिजीज तो नहीं होगा मलेरिया, ठीक है। तो ये मलेरिया ये आर वाला आपको क्या हो जाएगा, फर्स्ट मिल जाएगा आपको, फर्स्ट ये आर वाला मिल जाएगा। और जो ट्यूबरकुलोसिस वाला हो गया, ये ट्यूबरकुलोसिस यानी कि बैक्टीरियल कम्युनिकेबल डिजीज हो जाता है। और लास्ट सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा, यहाँ पे आरबीसी का जो शेप होता है, जो बाइकॉन्केव शेप होता है, वो सिकल शेप हो जाता है, इसलिए सरफेस एरिया कम हो जाता है। सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा, उस पर्सन को प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखा जाए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा रोग विशुद्ध रूप से आनुवांशिक जेनेटिक है और इसे मतलब छूत यानी कंटियान द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। जो जेनेटिकल डिजीज होता है एक तरह से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, वो मतलब कि ज़्यादातर इनहेरिटेड होता है, माता पिता से आता है। तो यहाँ पे थैलेसीमिया हो गया, और थैलेसीमिया के बारे में अगर आपको बता दें थोड़ा सा, तो ये आप मतलब इसके बारे में ज़रूर जानिएगा। ये एक जेनेटिकल ब्लड डिसऑर्डर होता है और माता पिता से बच्चों के जीन के माध्यम से स्थानांतरित होता है, ठीक है। और थैलेसीमिया कई तरह के होते हैं, डिटेल में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अभी अगर हम डिस्कस करेंगे तो पूरे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। अब ये भी देखा जाए, एमएन ब्लड ग्रुप यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है एंथ्रोपोलॉजी में, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में एमएन ब्लड ग्रुप एक तरह से एंटीबॉडी मतलब ट्रांसफ्यूजन के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन पॉपुलेशन जेनेटिक्स के लिए, जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स है यानी कि जनसांख्यिकी अनुवांशिकी जो है, जनसंख्या अनुवांशिकी और ह्यूमन इवोल्यूशन एंथ्रोपोलॉजी में इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। मतलब कि मानव के ग्रुप को बताने के लिए, समूह को बताने के लिए एमएन ब्लड ग्रुप आवश्यक होता है। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से आपको मिलेगा, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी आप स्टडी कर रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना एग्जाम में बढ़ जाता है। सबसे पहला देखा जाए, एमएन जो ब्लड ग्रुप प्रणाली है, एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहला है यह रक्त मतलब आदान मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन में एबीओ जो ब्लड मतलब ब्लड सिस्टम है, आरएच प्रणाली, आरएच भी एंटीजन के रिस्पेक्ट में होता है, आरएच पॉजिटिव होगा, आरएच निगेटिव होगा। जिसके पास आरएच होगा उसे आरएच पॉजिटिव बोलते हैं, और जिसके पास नहीं होता वो उसे आरएच निगेटिव बोला जाता है। तो देखा जाए आरएच पॉजिटिव वाले मैक्सिमम पर्सन होते हैं, लगभग 90% लोग आरएच पॉजिटिव हुए होते हैं, कम ही परसेंट हमारे पास आरएच निगेटिव होते हैं। तो जैसे मान लीजिए ओ ब्लड ग्रुप है किसी का, तो उस पर आरएच पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव लगा दिया जाता है, अगर आरएच पॉजिटिव नहीं है उसको तो आरएच निगेटिव लगा दिया जाता है, बस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उसके बिना रक्त नहीं चढ़ाया जा सकता, एमएन ब्लड ग्रुप से कोई रिलेटेड नहीं रक्त से, ठीक है। तो ये गलत हो गया, मतलब रक्त से है लेकिन एंटीबॉडी से नहीं है। एमएन रक्त समूह प्रणाली जो है, एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम मुख्य रूप से मानव आबादी की आनुवांशिक पॉपुलेशन जेनेटिक्स तथा मानव शास्त्रीय अध्ययन एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी में उपयोगी है। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। एमएन ब्लड ग्रुप इसी के लिए होता है। इसमें एमएन एंटीजन जिन सामान्यतः रक्त ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए गंभीर नहीं होता है, इससे मतलब कोई खतरा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का देखते हैं। इसमें भी क्वेश्चन है कि मानव शास्त्री एंथ्रोपोलॉजिस्ट विभिन्न मानव आबादी जो ह्यूमन पॉपुलेशन के ऐतिहासिक प्रवासन यानी माइग्रेशन को समझने के लिए रक्त समूह वितरण ब्लड ट्रांस डिस्ट्रीब्यूशन का व्यापक अध्ययन करते हैं, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है। अभी हमने बात किया एमएन ब्लड ग्रुप में भी यही चीज़ का एक तरह से स्टडी होता है, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो यही करता ही है, ह्यूमन पॉपुलेशन। दूसरा देखा जाए रक्त समूह यानी कि आनुवांशिकी जो मार्कर होता है, जेनेटिक मार्कर होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बिना किसी बड़े पर्यावरणीय यानी कि इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस के अपेक्षाकृत स्थिर रूप से स्थानांतरित होते हैं। ये भी सही है। तो एक देखा जाए आपका असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है इसमें, ठीक है।
तो रक्त जो हम लोग ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं, ज़्यादा 3 तरह के ब्लड ग्रुप सिस्टम पाए जाते हैं। एक ABU ब्लड ग्रुप सिस्टम और उसमें RH भी जुड़ जाता है। एक MN ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, ठीक है। और ये क्या है, तीनों एक तरह से जेनेटिकल मार्कर के रूप में यूज होते हैं और एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन्हीं सब का यूज करके मतलब उत्पत्ति, जेनेटिक डाइवर्सिटी और हिस्टोरिकल माइग्रेशन ये सब का पता लगाते हैं, ठीक है। यही क्वेश्चन यहाँ पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 9th नंबर का। अब 9th नंबर के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर को बहुत ज़रूरी है जानना, बहुत इम्पॉर्टेंट। पहले तो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता था क्योंकि इससे बहुत प्रॉब्लम होता था, इस पता ही नहीं चलता था। जैसे किसी को आपको गांव में देखते हैं, एक बच्चा होता था तो उसके बाद दूसरे बच्चे हमेशा मर जाते थे, ठीक है। ये मतलब रीजन होता था। ये रीजन किस लिए कॉज करता था? ये रीजन एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब क्या है फादर क्या हो, अब इसमें एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब फादर क्या हो पॉजिटिव हो, मतलब RH पॉजिटिव हो और मदर RH निगेटिव हो, ठीक है। मान लीजिए फादर में A ब्लड ग्रुप है, A पॉजिटिव है, मदर में B ब्लड ग्रुप है, B निगेटिव या अदर कोई निगेटिव हो, इसी कंडीशन में ही हो सकता है। इसके अलावा कोई कंडीशन हो या RH निगेटिव फादर हो जाए, RH पॉजिटिव मदर हो जाए, तब भी नहीं होगा ये डिजीज, ठीक है। यानी कि जहाँ से मतलब एक तरह से जीन ट्रांसफ़र होता है दूसरे में, उसी में कह सकते हैं हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है जैसे कोई मान लीजिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा रहा, ब्लड ले रहा, कोई RH पॉजिटिव से ले रहा, ठीक है, RH निगेटिव वाला उसे ले रहा, तो एक बार वो देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन फिर दोबारा अगर इसको ब्लड की ज़रूरत है, फिर किसी RH पॉजिटिव को ब्लड लेता है ये RH पॉजिटिव, तो इसके अंदर इस RH पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में एक एंटीबॉडी बन गया होगा उसके ब्लड में। जब ये आएगा तो क्लॉट हो जाएगा, तो उसे यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी वजह से उसका डेथ भी हो जाए। उसी तरह से यहाँ पे एर्थ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस नाम का एक डिजीज होता है, जो एक कंडीशन होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, RH कारक के संदर्भ में एर्थ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस नामक घातक स्थिति पर विचार कीजिए। और ये घातक स्थिति हम बता दें केवल उसी फैमिली में होगा जिसके फादर जब क्या हो पॉजिटिव हो और मदर निगेटिव हो। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही हो गया, उसी कंडीशन में है। अब देखते हैं कब ये होता है। अब यहाँ पे फर्स्ट जब प्रेगनेंसी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है, फर्स्ट बच्चा है, तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अब जो मेल का जो पॉजिटिव है, ठीक है, अब जब फीमेल में उसका पॉजिटिव RH पॉजिटिव चला गया जीन, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या बन जाएगा, उसके पास अब एक एंटीबॉडी बन जाएगा। अब जब दूसरा प्रेगनेंसी होगा तो क्या होगा, उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, क्लॉटिंग हो सकता है। इसकी वजह से बहुत सारे मेडिकल कंडीशन हो सकते हैं, जैसे बच्चे को हो सकता है कि सीवियर एनीमिया हो जाए, जॉन्डिस हो जाए, या यहाँ तक कि यहाँ फैटल डेथ भी हो सकता है, यानी कि इस भ्रूण के मृत्यु का कारण भी ये बन सकता है, एर्थ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ठीक है। तो एक कब कंडीशन होगा, दूसरे। अब इसको रिजॉल्व बहुत आसानी से हो जाता है और एक इंजेक्शन दिया जाता है जब मतलब फर्स्ट डिलीवरी हो जाता है, उसके बाद उसके आफ्टर बर्थ के बाद 72 आवर के बाद ही उसे एक इंजेक्शन दिया जाता है। उस इंजेक्शन का नाम अगर आपको जानना है तो यहाँ पर बता दें, उस इंजेक्शन का नाम RH इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, RH इम्यूनोग्लोबुलिन, और ये दिया जाता है, ये मार्केट में RHOGAM के नाम से आता है। तो ये इंजेक्शन दिया, ये इंजेक्शन देने से फिर मतलब दूसरे प्रेगनेंसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मतलब डॉक्टर के एक तरह से ऑब्जर्वेशन में रहता है। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब पहला ऑप्शन है, यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब माता RH पॉजिटिव हो, ठीक, और गर्भ में पल रहा जो मतलब कि
भ्रूण है वो भी RH निगेटिव है। अब दोनों RH निगेटिव हो गए तो यहाँ पे तो वही प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा दिया है जो हमने अभी बताया, पहली गर्भावस्था यानी कि फर्स्ट प्रेगनेंसी की तुलना में दूसरी यानी कि बाद की गर्भावस्थाएं जो सिक्वेंशियल प्रेगनेंसी में इस स्थिति का जोखिम रिस्क बहुत बढ़ जाता है। ये बात सही अभी बताया, दूसरे में ही प्रॉब्लम आता है। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी आता है, अगर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो उसमें भी आपको इंजेक्शन दिया जाता है तो रिजॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे दूसरा ही ऑप्शन सही होगा, इसे ध्यान से करिएगा नहीं तो गलत हो जाता है। ये तभी हो सकता है जब फादर पॉजिटिव होगा मदर निगेटिव होगा, इसी कंडीशन में ही केवल हो सकता है, दूसरा कोई कंडीशन है ही नहीं है इस कंडीशन के लिए, इस डिजीज के लिए। अब आते हैं दूसरा यहाँ पे 10th नंबर का क्वेश्चन। अब ये देखा जा दिया है रक्त समूह जो O निगेटिव है को सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर क्यों कहा जाता है। अब ये देखा जाए ब्लड ग्रुप को थोड़ा सा आपको जानना होगा क्योंकि बार बार यहाँ पे ब्लड ग्रुप के क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेंगे इस लेक्चर मतलब कि इस क्वेश्चन के लिए। आगे वाले ब्लड ग्रुप के लिए कोई भी टाइम तब नहीं लगेगा, आपका आराम से हो जाएगा। अब जो ब्लड ग्रुप है इसमें आप देखिए A, B, O 3 तरह का यहाँ पे दिया जाता है। अब इसमें क्या होगा, ये 3 एलील बोला जाता है, इसे 3 एलील बोलते हैं। एलील क्या होता है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन को ही हम लोग एलील बोलते हैं। ठीक है, अब एलील में यहाँ पे 6 टाइप के क्या होते हैं, जीनोटाइप बनते हैं, 6 टाइप के जीनोटाइप। उससे आप बाकी सब चीज़ें पता लगा सकते हैं कि अगर फादर में A ब्लड ग्रुप है, मदर में B ब्लड ग्रुप है, तो उसके बच्चे में कौन से ब्लड ग्रुप का पॉसिबिलिटी हो वो भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए ब्लड ग्रुप को जो कैटेगराइज किया जा रहा है तो ये कैटेगराइज होता है आपका एंटीजन के बेस पे, एंटीजन के बेस पे। ठीक है, अब एंटीजन क्या होता है, जैसे A ब्लड ग्रुप में यहाँ पे हम एंटीजन लिख रहे हैं, ठीक है, और इधर हम एंटीबॉडी लिख रहे हैं, एंटीबॉडी। और जीनोटाइप देखा जाए 6 जीनोटाइप बनेंगे क्योंकि 3 एलील में 6 जीनोटाइप बनेगा, तो यहाँ पे जीनोटाइप। ठीक, तो अब देखा जाए यहाँ पे पहले ये ब्लड ग्रुप है, हेडिंग मतलब इस तरह से थोड़ा सा आपको देखना होगा तभी ये आपको सॉल्व होगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप में सबसे पहले A लेते हैं, जैसा यहाँ पे नाम है कि एंटीजन की वजह से ही होता है, यानी कि जो A ब्लड ग्रुप होगा उसके ऊपर क्या होगा, एक A ग्लूटिन नामक चीज़ें पाया जाता है जिसे हम लोग एक तरह से क्या बोलते हैं, एंटीजन का। ऐसे मान लीजिए आप एंटीजन A लगा हुआ, इसके रिस्पेक्ट में एंटीबॉडी आएगा, इसके अपोजिट। तो यहाँ पे देखा जाए A ब्लड ग्रुप है तो A एंटीजन होगा, A एंटीजन होगा। अब A ब्लड ग्रुप के साथ A एंटीबॉडी नहीं रह सकता, और एंटीबॉडी को हम लोग स्मॉल से दिखाते हैं, तो यहाँ पे B स्मॉल b या बीटा एंटीबॉडी ही रह सकता। और इसमें जीनोटाइप क्या बनेगा, IA बनेगा और IA और I0 बनेगा। इतने जीनोटाइप यहाँ पे पॉसिबल हैं A ब्लड। इसी तरह से B ब्लड ग्रुप में देखा जाए, अब B ब्लड ग्रुप में जो आप देख रहे हैं, अब इसमें B ब्लड ग्रुप में B टाइप का एंटीजन होता है, तो इसके अपोजिट ही एंटीबॉडी इसके साथ एग्जिस्ट करेगा, A होगा या अल्फा होगा। तो यहाँ पे IB और IB और IB और I0 पाया जाएगा। इसी तरह से हम लोग देखते हैं AB ब्लड ग्रुप आएगा। अब AB ब्लड ग्रुप में A भी एंटीजन है और B भी एंटीजन है, दोनों हैं, तो यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं हो सकता, कोई भी एंटीबॉडी इसमें नहीं हो सकता। ठीक, अब आते हैं इसके लिए इसमें जो जीनोटाइप होगा IA और IB होगा और कोई नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद देखा जाए O ब्लड ग्रुप में आ जाएंगे तो इसमें कोई भी एंटीजन ही नहीं होगा, एंटीबॉडी आपका दोनों हो सकता है। ठीक है, A भी हो सकता है B भी हो सकता है क्योंकि एंटीजन इसमें है ही नहीं कोई। ठीक है, और एंटीजन नहीं है तो यहाँ पे अगर देखा जाए IO टाइप का जीनोटाइप बनेगा। यही हमारे पास 6 टाइप के जीनोटाइप देखिए, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, ये 6 जीनोटाइप बनते हैं।
अब जो ये डोनर रिसीवर की बात होता है, अब दूसरा, अब ब्लड ग्रुप देखा जाए यहाँ 4 टाइप से डिवाइड हो गया। अब इसे हम 8 टाइप से कर सकते हैं। 8 टाइप से कैसे? अब जो RH पॉजिटिव, अगर किसी में RH प्रेजेंट, RH देखा जाए वर्ड रीसस मंकी से आया है, ठीक है, रीसस मंकी में सबसे पहले देखा गया था, इसीलिए उसका RH फैक्टर बोला जाता है। तो जिसके में RH प्रेजेंट होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? RH पॉजिटिव होगा, और जिसमें RH एब्सेंट होगा उसे हम लोग RH निगेटिव बोलेंगे। तो ब्लड ग्रुप यहाँ पे देखा जाए, इसको हम थोड़ा सा मिटाना चाहेंगे। अब ब्लड ग्रुप देखा जाए यहाँ पे 2 तरह से डिवाइड हो गया, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, ठीक है, अभी इसका काम लगेगा, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप देखा जाए जो RH पॉजिटिव हो गया, A पॉजिटिव, इसी तरह से A निगेटिव, B पॉजिटिव, B निगेटिव हो गया, ठीक है, और यहाँ पे AB पॉजिटिव हो गया और AB निगेटिव कह सकते हैं, और O पॉजिटिव हो गया, O निगेटिव। अब देखिए O निगेटिव, अगर हम देखें इसमें कोई एंटीबॉडी है तो आप तो अभी इस रिस्पेक्ट में तो बोलेंगे, सॉरी इसमें एंटीजन कोई है, आप बोलेंगे इसमें तो कोई एंटीजन नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए RH एंटीजन यहाँ पे है तो RH है क्योंकि पॉजिटिव है। अब यहाँ पे देखा जाए इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है। अब कोई भी एंटीजन नहीं है तो ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, सबको दे सकता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। ये एकदम परफेक्ट यूनिवर्सल डोनर होगा। वैसे तो ओ ब्लड ग्रुप को हम लोग यूनिवर्सल डोनर मान लेते हैं, लेकिन ओ ब्लड ग्रुप में भी खतरा है। अगर वो मतलब कि कंसिक्वेंटली वो ट्रांसफ्यूजन कर रहा है तो कौन सा खतरा है? यही एर्थ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस वाला जो हमने बात किया वही खतरा रहेगा, ठीक है। तो अगर वो निगेटिव रहेगा तो उसमें कोई भी खतरा नहीं रहेगा, न तो उसमें RH पॉजिटिव है और न A एंटीजन है न B एंटीजन। इसी तरह से देखा जाए यहाँ पे AB पॉजिटिव क्या होगा? A यूनिवर्सल रिसीवर होगा, सबका ब्लड ले सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से और RH पॉजिटिव के बारे में यही है। और भी हमें ये जो एलील का काम, ये आपको पता लगाने के लिए कि जो फीटस में यानी कि जो माता पिता का ब्लड ग्रुप है तो बच्चे में कैसा होगा, वो एलील ये जो है ये जीनोटाइप बताएगा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे कुछ रहेगा तो हम एक्सप्लेन कर देंगे, नहीं तो इसका एक अच्छे से लेक्चर बना देंगे, उसमें आपको कर देंगे, समझा देंगे सारा। सबसे पहला यहाँ पे, क्योंकि इसकी ये बात पूछ रहा है कि O निगेटिव यहाँ पे यूनिवर्सल डोनर क्यों कहा जाता है, ये एक्सप्लेन करना है, ठीक। O निगेटिव यूनिवर्सल डोनर क्यों कहा जाता है, ये यहाँ पे हमें क्वेश्चन है। तो सबसे पहला यहाँ पे मिल रहा, क्योंकि इसकी लाल रक्त कोशिका रेड ब्लड सेल की सतह पर ABRH एंटीजन उपस्थित नहीं होता। यही हमने बात कहा कि यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं है। अब कोई एंटीजन नहीं है तो ये यूनिवर्सल डोनर हो गया, ठीक है। तो यही पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया, बाकी हम नहीं पढ़ते हैं, इसमें कई बहुत टाइम दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए ब्लड ग्रुप से ही रिलेटेड है। अब ये ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड है। अब ट्रांसफ्यूजन के लिए आपको यही जीनोटाइप लेके चेक करना होगा। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा बता दें चेक करने के लिए, तो आप हो सकता है कर लें एक क्वेश्चन के रूप में, मतलब फादर अगर A ब्लड ग्रुप है और मदर B ब्लड ग्रुप है, या दूसरा हम करते हैं जो क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में उसी को कर लेते हैं, ठीक है। A ब्लड ग्रुप फादर का और मदर AB ब्लड ग्रुप है, ठीक। अब इसमें जो जीनोटाइप है क्या बनेगा? IA और IA और I0 बनेगा। और इसमें जीनोटाइप क्या बनेगा? 2 जीनोटाइप ही IA IB बनेगा। अब हम अगर क्रॉस करें तो पुनेट स्क्वायर, मतलब जेनेटिक को समझने के लिए कि पुनेट स्क्वायर यूज किया जाता है, मेथड जो स्क्वायर के रूप में होता है उसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए हमने इधर मेल ले लिया, इधर फीमेल ले लिया। अब मेल में जीनोटाइप हम इसका क्रॉस करा देते हैं, तो IA हो गया और IAIB हो गया। अब जब हम इसमें क्रॉस कराएंगे तो आपको देखा यहाँ बीच में क्या आ रहा? IA आ रहा, IA आ रहा, ठीक। इसके बाद IAIB आ रहा, इसका इधर का ले रहे हैं, इधर का ले रहे हैं,
ठीक है। इसके बाद भी यहाँ पे IA IB है। अगर इस चार्ट को देखा जाए तो इसमें दो तरह के ब्लड ग्रुप पॉसिबल है। ये तो A ब्लड ग्रुप हो सकता है और दूसरा यहाँ पे AB ब्लड ग्रुप का हो सकता है, मतलब उसके चाइल्ड में या तो A ब्लड ग्रुप हो सकता है या AB ब्लड ग्रुप हो सकता है, ठीक है। दूसरा हम लोग एक चार्ट और बनेगा, ये वाले का क्रॉस करा देते हैं, ये वाले का। तो इसमें मेल ले लेते हैं और ये फीमेल ले लेते हैं। मेल में IA और I0 जीनोटाइप और फीमेल में IA और IB ही, जो दो ही जीनोटाइप है तो उसी को लेते हैं। IA और IA बन गया, IA I0 बन गया, ठीक है। और यहाँ पे देखा जाए IA IB बन गया और IB और I0 बन गया। अब देखा जाए इसके रिस्पेक्ट में कौन कौन सा ब्लड ग्रुप, ये वाला ऊपर देखा जाए, अगर हम इस चार्ट के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो इसमें क्या होगा, A ब्लड ग्रुप हो सकता है, ठीक है। दूसरा देखा जाए यहाँ पे AB ब्लड ग्रुप आ रहा, AB ब्लड ग्रुप आ रहा, और तीसरा यहाँ पे B ब्लड ग्रुप हो रहा अगर देखा जाए। लेकिन यहाँ पे एक ब्लड ग्रुप देखा जाए, हमारे पास कौन कौन ब्लड ग्रुप हो गया उसके बच्चे में, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप और AB ब्लड ग्रुप, ठीक। केवल O ब्लड ग्रुप नहीं आ रहा। तो अगर किसी भी पेरेंट में, आप क्वेश्चन देख लीजिए, ये सबसे बड़ा ब्लड ग्रुप का चेक करने का एक क्लू है, मतलब आसानी से आंसर लगाने के। किसी भी पेरेंट में AB ब्लड ग्रुप आ गया, चाहे फादर में आ जाए या मदर में, तो उसके बच्चे में कभी O ब्लड ग्रुप पॉसिबल नहीं होगा। ये एकदम डिफिनिट वाले बात यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं हर का। ऐसे AB का निकालेंगे, A ब्लड ग्रुप है A का, और B ब्लड ग्रुप फादर का, तो सभी ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी आ जाएगा। आप सब में देखेंगे अलग अलग ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी आएगा। लेकिन अगर किसी के फादर मतलब या पेरेंट में, चाहे मदर में चाहे फादर में AB ब्लड ग्रुप आ गया, तो उसके बच्चों में कभी भी O ब्लड ग्रुप नहीं होगा। इसी के बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहला देखा जाए, हम लोग पढ़ते हैं ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे ब्लड ग्रुप वाला है, यदि माता और पिता दोनों का रक्त समूह AB है तो, अब देखिए दोनों का ही बोल दिया हमने, तो बोला एक का ही होगा तब भी O ब्लड ग्रुप नहीं होगा, ये तो दोनों का बोल दिया। यानी कि यदि माता और पिता दोनों का रक्त AB है तो उनके जैविक बायोलॉजिकल बच्चे का रक्त समूह O कभी नहीं हो सकता। ये बात सही है, उनके बच्चों में कभी O ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता। यहाँ पे हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया कि अगर किसी भी पेरेंट में AB ब्लड ग्रुप आ गया, चाहे पेरेंट फादर में आए या मदर में, तो O ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी नहीं होगा। ये हमने चेक करके आपको बताया पुनेट स्क्वायर से, ठीक है। और तो पहला ऑप्शन आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे तो सही है। दूसरा देखा जाए कि O रक्त समूह एक प्रमुख डोमिनेंट एलील है और यह तभी प्रकट होता है जब AB एंटीजन निष्क्रिय होता है। ये बोल रहा है वो डोमिनेंट है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, तभी ये प्रेजेंट होगा जो, अब देखा ये डोमिनेंट होता तो यहाँ पे A कहा जा रहा था O, तो O ब्लड ग्रुप हो जाता। तो यहाँ से ये पता चल गया कि O ब्लड ग्रुप एक रेसेसिव लेकर चलता है, डोमिनेंट नहीं ले चलता। तो यहीं से गलत हो गया। तो यहाँ असर्शन ही सही होगा, रीजन यहाँ पे गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन। अब ये भी रीजनिंग असर्शन का ही क्वेश्चन है। अब इसमें देखते हैं, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियाँ, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी के निर्माण में मानव विज्ञान जो एंथ्रोपोलॉजी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये तो भाई लॉजिकल एकदम क्वेश्चन है कि हाँ ऐसा होगा, ही इम्पॉर्टेंट ही है, ठीक। अब दूसरा आते हैं, इसमें पढ़ते हैं, मानव रक्त समूह प्रणाली ABO ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर यानी कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, जिसने चिकित्सा विज्ञान मेडिकल साइंस में एक क्रांति ला दी थी। ये बिल्कुल बात सही है, कार्ल लैंडस्टीनर ने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम बताया था, ठीक है। दोनों बातें तो सही हो गया।
लेकिन ये दोनों बातें अलग अलग हैं तो एक्सप्लेन नहीं करेगा, मतलब एक्सप्लेन नहीं करेगा तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। अब 13 नंबर के क्वेश्चन भी क्या है, ये जेनेटिकल डिसऑर्डर और मेजर इफेक्ट के बारे में दिया गया है। डिजीज जो है उसका नाम दिया है और मेजर इफेक्ट क्या है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है, मैच करना है। देखते हैं तो अब देखा जाए सबसे पहले यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस है। अब कलर ब्लाइंडनेस देखा जाए जो डिजीज होता है ये एक्स लिंक मतलब रिसेसिव जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है, मतलब जिसे हम एक्स लिंक्ड बोलते हैं, मतलब वाई लिंक नहीं होता है, और रिसेसिव डिसऑर्डर बोला जाता है तो एक्स लिंक हो गया, जेनेटिकल डिसऑर्डर में आता है और बेसिकली जो रेड और ब्लू की पहचान नहीं कर पाता है ऐसा पर्सन, ठीक है, जिसे हम लोग बेसिकली रेड और ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू बोला जाता है, तीनों की पहचान नहीं कर पाता तो उसे हम लोग वर्णांधता बोलते हैं, ठीक है। और अब इसमें मैच करते हैं तो इसका आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक्स गुणसूत्र से जुड़ा विकार रंगों में अंतर करने में कठिनाई यानी कि डिफिकल्टी इन कलर विजन में होता है, तो यहाँ पे पहले का ऑप्शन फी का दूसरा मिल गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब डाउन सिंड्रोम की बात होता है, डाउन सिंड्रोम हम लोग पढ़े थे, ये एक ट्राइसोमी होता है, ये 21 नंबर के क्रोमोसोम पे होता है ट्राइसोमी, यानी कि 2n+1 बोला जाता है उसे, ठीक है, तो जिसे हम लोग ट्राइसोमी बोलते हैं, तो ये ट्राइसोमी की वजह से होता है और 21 क्रोमोसोम पे होता है। तो यहाँ पे देखा जाए ये गुणसूत्र जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर यानी 21 के अतिरिक्त जो प्रति है, कॉपी है, बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ये सब होता है, ठीक है, यानी कि उसका जो प्लाम प्रीच होता है, जो प्लाम होता है प्रीच टाइप का दिखता है, ये भी एक पहचान होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन नीट वगैरह में पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्यू वाला दूसरा फर्स्ट हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस जो डिजीज है ये भी एक मतलब कि फेफड़ा से रिलेटेड है, जिसमें एक तरह से जो वहाँ पे फेफड़े में थिक म्यूकस जम जाता है, गाढ़ा बलगम जम जाता है, उसी को हम लोग एक सिस्टिक फाइब्रोसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे यही आ जाएगा, ये फेफड़ा यानी कि लंग्स, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव में अत्यधिक गाढ़ा बलगम जमा जाता है, उसी को हम लोग सिस्टिक फाइब्रोसिस बोलते हैं। तो ये देखा जाए इसका थर्ड का यानी कि आर का आपका फोर्थ हो गया, ठीक है। इसके बाद एक हमारे पास बचा, उसके बारे में हंटिंगटन रोग, हंटिंगटन डिजीज जो है, ये डिजीज देखा जाए किससे रिलेटेड है, ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज होता है, जिसे हम लोग प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज बोलते हैं, यानी कि धीरे धीरे करके जो मस्तिष्क के तंत्र का तंत्र होता है उसमें विनाश होने लगता है, मतलब डिजेनरेट होने लगता है, इसीलिए इसे प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेशन भी बोलते हैं, मतलब धीरे धीरे डिजेनरेशन होता है। तो आप इसे पे मैच कर सकते हैं, ये थर्ड यहाँ पे मैच हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे 40 नंबर का क्वेश्चन। अब इसमें देखा जाए WHO से रिलेटेड कुछ दिया है, इसके बारे में पढ़ते हैं कि WHO द्वारा जन स्वास्थ्य पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में किस बीमारी के उन्मूलन इरेडिकेशन का क्या अर्थ है, किसी बीमारी के इरेडिकेशन का क्या मतलब होता है, मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि विश्व स्तर पर किसी भी बीमारी का अस्थायी रूप से समाप्त हो जाना, जिससे आगे नियमित नियंत्रण यानी कि रूटीन कंट्रोल की आवश्यकता न रहे, यही यहाँ पे एरेडिकेशन का मतलब होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट यानी कि जो एरेडिकेशन का अर्थ होता है कि किसी रोग का पूरी दुनिया वर्ल्ड वाइड से अस्थायी रूप से समाप्त हो जाना, इसके प्राकृतिक जो संक्रमण है नेचुरल ट्रांसमिशन का अंत हो जाना, इसके बाद नियमित नियंत्रण जो रूटीन कंट्रोल की आवश्यकता उसमें नहीं रहता। और देखा जाए जैसे इरेडिकेशन में आपको 1980 में WHO ने इरेडिकेट घोषित किया स्मॉल पॉक्स को, ठीक है। एक तरह से देखा जाए बहुत जगह कंट्री में पोलियो भी एलिमिनेट हो गया,
कुछ हमें भी टारगेट मिला है, जैसे एरेडिकेशन का, एक तरह से उन्मूलन का। जैसे हम लोग मलेरिया उन्मूलन का कसम खाए हैं 2030 तक, ऐसा, ठीक है। इसी तरह से फाइलेरियासिस भी है 2027 तक, ठीक है, एरेडिकेशन। और हमने कालाजार में देखा है कि 2000 मतलब कि 27 तक 1% तक ला देंगे उसे, ठीक है। लेप्रोसी को भी 1% ला देंगे, कालाजार को भी ला देंगे, ऐसा भी मतलब एक एरेडिकेशन का हो गया। और टीबी एरेडिकेशन 2025 था, ठीक है। तो अलग अलग एरेडिकेशन का मतलब टारगेट सेट होता है, तो ये भी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे देखा जाए सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा अगर आप ये ऑप्शन पढ़ लिए हों। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, 15 नंबर का क्वेश्चन। और 15 नंबर भी एक तरह से मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ पैरामीटर दिए हुए हैं और उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में यहाँ पे मतलब एक तरह से डिफिनीशन है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एंथ्रोपोलॉजी में भी मिलेगा, सोशोलॉजी में भी मिलेगा और इकोनॉमी में भी मिलेगा। और इसके साथ ही आपको मिल जाएगा हेल्थ वाले चैप्टर में, कम्युनिटी मेडिसिन में मिल जाएगा, और भी जगह आप देख सकते हैं इसे मिल जाएगा, जैसे जियोग्राफी में भी मिल जाएगा ये। तो अलग अलग हर जगह ये मिलेगा, तो आपको इसके डिफिनीशन कम से कम जानना होता है। तो ये बस एक क्वेश्चन से यहाँ पे चेक कर रहे हैं। ये सबसे पहला दिया है यहाँ पे शिशु मृत्यु दर क्या होता है, बार बार हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कैसे चेक होता है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रति 1000 जीवित जन्मों पर मृत्यु जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं, मतलब 1000 अगर बच्चों में कितने मृत्यु हो जाता है 1 वर्ष के अंदर, उसे हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन के रिस्पेक्ट में, तो आप नीचे आते हैं, यहाँ पे 4th ऑप्शन है प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम आयु बिलो 1 ईयर के बच्चों की कुल मृत्यु जो है, इसी को हम लोग IMR बोलते हैं। बार बार हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, तो बहुत आसान है। दूसरा इसी के रिस्पेक्ट में देखा जाए कि मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट देखा जाए। अब यहाँ भी 1000 मत लगा दीजिएगा, ये 1 लाख पे देखा जाता है और बच्चों में 1000 पे देखा जाता है, ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर कितना होता है, उसे हम लोग मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, 1 लाख। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करना है, जो फर्स्ट ऑप्शन देखा जाए यहाँ पे दिख रहा कि जीवित जन्मों, लाइव बर्थ पर प्रसव, चाइल्ड बर्थ से संबंधित कारणों से होने वाले माताओं के मृत्यु, तो 1 लाख यहाँ पे है, ये ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे 1000 रहेगा और यहाँ पे आपको 1 लाख जीवित मतलब 1 लाख में देखा जाता है, 50 रहेगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे दिया है जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी जन्म के समय में अपेक्षित जो औसत जीवन काल होता है उसे हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। हमेशा फीमेल का लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेल से ज़्यादा होता है, और जैसे अभी देखा जाए 72% है, मतलब 72% कह रहे हैं ईयर है, और फीमेल का 73.5 है इंडिया का, ठीक है, ये ध्यान रखना। एवरेज आपका 72 आ जाता है। तो दूसरा यहाँ पे रूढ़ता दर यानी कि मोर्बिडिटी रेट क्या होता है। मोर्बिडिटी रेट होता है किसी जनसंख्या में बीमारी के मामलों की दर जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोर्बिडिटी रेट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको एक तो ये हो गया पॉपुलेशन वाला, मतलब कि ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाला, ये जीवित वाला हो गया, तीसरा ये हो गया, आप मैच कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम ऑप्शन लगा दें आपको चेक करने के लिए तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ये आपको भारत में ग्राम नगर जो अर्बनाइजेशन होता है, ग्राम नगर जो बन रहा मतलब रूरल अर्बनाइजेशन को ही हम लोग यहाँ पे रूबनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, ग्राम नगरीकरण की अवधारणा कॉन्सेप्ट जो है मानव विविधता ह्यूमन डाइवर्सिटी के संदर्भ में क्या दर्शाता है, ठीक।
तो अगर देखा जाए इसके बारे में हम आते हैं, ऑप्शन ए देख सकते हैं आप, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रूरल इकोनॉमी, इससे कोई चीज़ नहीं है। अर्बन पॉपुलेशन का बड़ी संख्या में, दूरस्थ ट्राइबल, ये भी नहीं है। तो हम ऑप्शन बता रहे हैं, यहाँ पे डी होगा, ग्रामीण क्षेत्रों रूरल एरिया में शहरी सुविधाओं, अर्बन एमिनिटी, जीवन शैली, लाइफ स्टाइल का विस्तार, जिससे मिश्रित संस्कृति, मिक्स कल्चर का निर्माण होता है, उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं रबनाइजेशन। जो यहाँ पे वर्ड दिया है रबनाइजेशन, ठीक है। इसके मतलब एक ही मतलब इसका अर्थ होता है ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी रोडें, बिजली, इंटरनेट, हेल्थ केयर सर्विसेज, हायर एजुकेशन, अन्य सारी सुविधाओं का विकास, जबकि ग्रामीण पहचान रूरल आइडेंटिटी भी बनी रहती है। इसमें ग्रामीण एवं शहरी विशेषताओं का समन्वय यानी कि इंटीग्रेशन होता है, एक मिश्रित कह सकते हैं हाइब्रिड कल्चर डेवलप होता है, उसी को हम लोग रूरबनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इसे हम लोग रबनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आपको 17 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। अब 17 नंबर के क्वेश्चन में देखा जाए, सब यहाँ लिखा, जन स्वास्थ्य पब्लिक हेल्थ की अवधारणा कॉन्सेप्ट के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये भी स्टेटमेंट बेस वाला क्वेश्चन है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहला कि जन स्वास्थ्य पब्लिक हेल्थ का तात्पर्य मुख्य रूप से केवल बीमार, अब केवल लग गया तो ऐसा देखा जाए एंथ्रोपोलॉजी सब जो भी ह्यूमैनिटी का केवल तो वहाँ पे चलता नहीं, तो यहीं से गलत हो जा रहा ऑप्शन, इसको हम गलत कर दे रहे हैं। यानी कि सिक पर्सन यानी क्लिनिकल ट्रीटमेंट से ही रिलेटेड बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं। इसमें और भी चीज़ें होते हैं, रोगों के प्रिवेंशन करना, हेल्थ प्रमोशन करना, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम बनाना, सैनिटेशन सब होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे केवल लिखा हुआ है। नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, इसके अंतर्गत रोग निर्वहन जो डिजीज प्रिवेंशन है, जीवन प्रत्याशा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बढ़ाना, तथा समुदाय जो कम्युनिटी के संगठनों प्रयासों ऑर्गेनाइज इफेक्ट से स्वास्थ्य हेल्थ को बढ़ावा देना शामिल है, मतलब ये सर शामिल है। तो यही सब है इसमें, तो ये तो ऑप्शन सही हो गया, तो यहाँ पे केवल दूसरा ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर ह्यूमन डाइवर्सिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, और ये भी एक तरह से मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसे हम लोग मैच करते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ से भी क्लियर होगा। जैसे मानव विविधता, ह्यूमन डाइवर्सिटी के आधार पर जनसंख्या पॉपुलेशन के प्रकार तथा उनकी मुख्य विशेषता मेजर कैरेक्टरिस्टिक को सम्मिलित किए हैं। तो पॉपुलेशन टाइप दिया है, जिसमें जनजाति समाज दिया है ट्राइबल सोसाइटी के लिए। अब ट्राइबल सोसाइटी के लिए देखा जाए, ट्राइबल सोसाइटी हम लोग कैसा है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते जाएं तो फिर मैच कर रहे हैं। जैसे उसका मेन देखा जाए प्रकृति पर निर्भरता होता है, पारंपरिक जो संस्कृति होता है, ट्रेडिशन होता है कल्चरल, और विशिष्ट सामाजिक एक पहचान होता है, उसे हम लोग जनजाति समाज यानी ट्राइबल सोसाइटी का यही एक सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा यहाँ पे दिया है कृषि ग्रामीण समाज, एग्रेरियन रूरल सोसाइटी दिया है। तो एग्रेरियन रूरल सोसाइटी का क्या है, आप हिस्ट्री से ही आप पढ़ रहे हैं, आर्यन एग्रेरियन है, तो कृषि और पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था होता है, उसे हम लोग एग्रेरियन सोसाइटी बोलते हैं, और सामुदायिक जीवन जीते हैं, कम्युनिटी लाइफ जीते हैं, ठीक है। तो इसकी पहचान है। शहरी समाज जो अर्बन सोसाइटी में है, आप जानते हैं अर्बन सोसाइटी में उद्योग, इंडस्ट्री, व्यापार जो होता है, बिजनेसेस और कमर्शियल पूरा फंक्शन, यानी कि और हम लोग टर्सरी सेक्टर जो सेवा क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर, उच्च जनसंख्या घनत्व और जटिल सामाजिक एवं आर्थिक संरचनाएं होते हैं अर्बन में। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आप मैच करेंगे तो आपको आराम से मैच हो जाएगा, हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो इसका देखा जाए यहाँ पे बी ऑप्शन मिल जाएगा, यही सारे चीज़ें लिखा है जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए ट्राइबल पॉपुलेशन से रिलेटेड है, जनजाति जनसंख्या ट्राइबल पॉपुलेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो स्टेटमेंट बेस है, तो उसे हमें यहाँ पे बताना है कौन सा करेक्ट होगा। तो सबसे पहला देखते हैं, भारत में कई जनजाति समूह ट्राइबल कम्युनिटी में कुपोषण, माल न्यूट्रिशन तथा आनुवंशिक रोगों जैसे जेनेटिकल डिसऑर्डर जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया,
का प्रसार अपेक्षाकृत अधिक पाया जाता है। ये बात सही है, ट्राइबल में ज़्यादा ये सब डिजीज़ों को होता है क्योंकि उतनी सुविधाएं नहीं रहता, जैसे मॉस्किटो से बचा जाए, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया एक मतलब मॉस्किटो ट्रांसमिटेड डिजीज है, गोम्बेसिया से होता है, ठीक है, तो उसी से होता है। तो सिकल सेल एनीमिया ज़्यादातर ये फैलाता है, सीसी फ्लाई फैलाता है सिकल सेल एनीमिया। तो ये ट्रिपोनासोमा ब्रूसाई या गम्बियानिस से होता है, और इसका जो सेपरेट करता है सीसी फ्लाई करता है, तो उसे आपको जाना है। यहाँ पे ट्रिपोनासोमा तो याद ही रखना है, ट्रिपोनासोमा ये आगे भी आ जाएगा, ब्रूसाई होता है, और इसमें ट्रिपोनासोमा ब्रूसाई होता है और गम्बियानिस बोलते हैं। ये कॉमन हर जगह होता है, लेकिन यहाँ पे एक रोडेंटिस नाम का होता है, ब्रूसाई रोडेंटिस, वो अफ्रीका वाले क्षेत्र में ज़्यादा होता है। तो इसे फैलाने का काम करता है सीसी फ्लाई करता है। उसका देखा जाए सीसी फ्लाई लिखा रहता है, लेकिन उसमें TSE ऐसे लिखा जाता है, जिसमें क्या है टी साइलेंट होता है, फ्लाई, इसी के बाइट करने से ये सेपरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट तो ये सही है, ठीक, पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। तो दूसरा पढ़ते हैं, आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन के कारण भारत की सभी जनजातियां ने अपनी सांस्कृतिक पहचान कल्चरल आइडेंटिटी पूरी तरह से खो दी है। ऐसा नहीं, बहुत सारे ऐसे जनजातियां जो अभी अपनी पूरी आइडेंटिटी मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ फर्स्ट ही सही होगा, तो केवल 1 ही सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 20 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें भी मैचिंग टाइप का आ रहा है। तो इसमें क्या है, पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजी दिया है और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हमें यहाँ पे बताना है, रणनीति और ऑब्जेक्टिव, इसके लक्ष्य अर्थ बताना है। जैसे रोग नियंत्रण, डिजीज कंट्रोल मीनिंग क्या होता है, तो आपको डिजीज कंट्रोल देखा जाए पढ़ चुके होंगे कम्युनिटी मेडिसिन में, एंथ्रोपोलॉजी में। तो रोग के मामलों में प्रबंधनीय स्तर का तक जो कम करना होता है, मतलब मैनेजमेंट लेवल पे कम करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजीज कंट्रोल बोलते हैं। दूसरा डिजीज एलिमिनेशन, यानी कि रोग का पूरी तरह से एरेडिकेशन हो जाए, जिसमें क्या हो, किसी विशेष क्षेत्र से रोग का पूरी तरह से एक तरह से मतलब कह सकते हैं शून्य मतलब हो जाना, यानी कि जीरो लोकल ट्रांसमिशन हो जाता है, उसे डिजीज एलिमिनेशन बोला जाता है। और यहाँ पर डिजीज एरेडिकेशन यानी कि डिजीज पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, अभी हमने बताया था, यानी कि रोग का उन्मूलन हो जाए पूरे विश्व में, मतलब वो रोगजनक मतलब एक तरह से अस्थायी रूप से अंत हो जाना उसका, उसे हम लोग एरेडिकेशन बोलते हैं। देखा जाए यहाँ एलिमिनेशन और एरेडिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंट है। जो एरेडिकेशन है ये पूरी तरह से पूरे वर्ल्ड वाइड ख़त्म हो जाना, और एक पर्टिकुलर एरिया में हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब जीरो लोकल ट्रांसमिशन हो, मतलब उतना ट्रांसमिशन ना हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमिनेट हो गया है, हटा दिया। उसके बाद यहाँ पे क्वारंटाइन हमने बताया था। क्वारंटाइन क्या होता है, किसी भी संपर्क वाला व्यक्ति मान ले बाहर से आता है, ठीक है, तो उसे क्या किया जाता है, पहले चेक किया जाता है, इस फूड के रिस्पेक्ट में होता है, जैसे हमने आपको डिस्कस किया था पब्लिक लॉ 480 की तरह। पहले वीट आता था जो उसमें बहुत सारे डिजीज जैसे कांग्रेस ग्रास वगैरह मिला देते थे अमेरिका वाले, तब क्वारंटाइन की व्यवस्था नहीं था, तब नहीं होता, ट्रस्ट पे लेते थे, लेकिन वो डिजीज उसमें मिला के भेज देते थे, ठीक है। तो अब क्वारंटाइन मीन्स वही है, ठीक। अब कोविड के बाद आप क्वारंटाइन समझ ही गए होंगे पूरी मीनिंग उसका, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम मैच कर दें ये पूरा, तो यहाँ ऑप्शन डी मैच हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं फिर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, और इस ब्लड ग्रुप सिस्टम से हमारा यहाँ क्वेश्चन है, तो ब्लड ग्रुप का निर्धारण करने वाले जीन में केवल 2 प्रकार के एलील पाए जाते हैं, ए और बी। अब यहाँ पे देखा जाए बोल रहा है केवल 2 टाइप के एलील पाए जाते हैं। अभी तो हमने आपको एबीओ में 3 टाइप के एलील बताए थे, 3 टाइप के एलील, एक IA बता दिए थे, IB और I0 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे तो गलत हो गया, केवल 2 टाइप के एलील नहीं होंगे, और इसके जीनोटाइप 6 टाइप के जीनोटाइप बनते हैं, 3 टाइप के एलील में 6 टाइप के जीनोटाइप बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एलील होते हैं, IA, IB और I0, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया।
दूसरा देखा जाए किसी व्यक्ति का रक्त समूह जो ए बी ब्लड तभी होगा जब उसके माता पिता पेरेंट में ए बी दोनों कोडोमिनेंट एलील पाए जाएंगे, ए बी ओ ब्लड ग्रुप तभी होगा। ठीक है, ये बात तो सही है, तभी आएगा। तो यहाँ पे दूसरा सही होगा। तो केवल देखा जाए अगर ऑप्शन देखेंगे तो डी यहाँ पे सही होगा, मतलब केवल दूसरा ही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड है। अब कम्युनिकेबल डिजीज में यहाँ पे दिया है कि संचारी रोग जो कम्युनिकेबल डिजीज है के उन्मूलन एरेडिकेशन एलिमिनेशन है कि जो फिजिबिलिटी है, ठीक है, के संदर्भ में किसी भी बीमारी को विश्व से मिटाने के लिए कौन सी प्राथमिक शर्तें प्राइमरी रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होता है। तो अभी हमने डिस्कस किया, सबसे पहला देखा जाए यहाँ पे कौन कौन से आवश्यकता होता है। तो उस रोग के लिए प्रभावी टीका का होना एक तरह से जरूरी है, या अन्य अत्यधिक प्रभावी नियंत्रण उपाय हो। अगर टीका वैक्सीनेशन न हो तो इसके अलावा कोई हाईली इफेक्टिव कंट्रोल मेजर हो उपलब्ध हो। रोग का प्राकृतिक भंडार यानी कि नेचुरल रिजर्वायर सीमित या समाप्त किया जा सकता हो, यानी कि जो इसका नेचुरल रिजर्वायर है जहाँ पे उसके पैरासाइट जाके रहते हैं एडवर्स कंडीशन में, उसका भी एक तरह से कह सकते हैं कम हो जाए, या मतलब कह सकते हैं वो भी समाप्त कर दिया जाए। ये होना यहाँ पे ज़रूरी है। कोई भी देखा जाए एरेडिकेशन के लिए ये इफेक्टिव वैक्सीनेशन नेचुरल रिजर्वायर का बहुत कम होना या समाप्त कर देना, मतलब ग्लोबल लेवल पर तभी यहाँ पे वैक्सीनेशन हो, तब जाके हो सकता है। जैसे आप स्मॉल पॉक्स का हमने डिस्कस किया, एरेडिकेट हो चुका, पोलियो एक तरह से बहुत जगह ख़त्म हो गया। नेक्स्ट आते हैं, फिर से 23 नंबर का क्वेश्चन आ रहा। तो संचारी रोग जो है कम्युनिकेबल डिजीज की रोकथाम प्रिवेंशन के स्तर लेवल तथा उनके सही विवरण जो करेक्ट डिस्क्रिप्शन को मतलब यहाँ पे सुमेलित करना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग प्राइमरी रोकथाम, प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है। जैसे आप किसी भी डिजीज का जो प्राइमरी प्रिवेंशन होगा उसमें वैक्सीनेशन, सेफ वाटर, हेल्थी एजुकेशन, मतलब रोग होने से पहले एक तरह से रोकथाम करना, ठीक है, वही यहाँ पे प्राइमरी प्रिवेंशन है। दूसरा देखा जाए तो ऑप्शन अगर हम मिलाएंगे इसमें, तो इसमें रोग का जो यहाँ पे ऑप्शन पहले का 2 आ जा रहा, स्वस्थ व्यक्ति हेल्थी इंडिविजुअल में रोग होने से पहले ही रोकथाम करना, जैसे टीकाकरण वैक्सीनेशन करना, ये पहला हो जाएगा, मतलब दूसरा ऑप्शन। द्वितीय रोकथाम देखा जाए सेकेंडरी जो यहाँ पे है स्क्रीनिंग वगैरह करना है कि प्रारंभिक पहचान जो होता है, और अगर पहचान हो जाता है तो उसका शीघ्र मतलब उपचार करना। तो क्यू का जो होगा मैच में ये दिया हो प्रारंभिक पहचान, अर्ली डिटेक्शन और उसका तत्काल उपचार, यानी कि यहाँ पे तुरंत ही इसका ट्रीटमेंट। तो इसका देखा जाए आपका क्यू का फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद तृतीय टर्सरी प्रिवेंशन क्या है, टर्सरी प्रिवेंशन में आ जाते हैं हम लोग, ये रोग के बाद होने वाली विकलांगता डिसेबिलिटी को कम करना और रिहेबिलिटेशन प्रदान करना, ये है यानी कि इसका फोर्थ। उसके बाद यहाँ पे यस का आपको पता ही कौन सा मिल जाएगा, तो यस का यहाँ पे थर्ड मिल जाएगा, जो इनक्यूबेशन पीरियड के दौरान संपर्क में आए व्यक्ति कांटेक्ट की आवाजाही सीमित करना, उसे हम लोग क्वारंटाइन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है मानव बस्तियाँ, मतलब ह्यूमन सेटलमेंट जो है और उनकी जननांकी विशेषताएं, डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक सुमेलित करना। तो यहाँ सेटलमेंट दिया है, ये देखा जाए जियोग्राफी में, ह्यूमन जियोग्राफी में आप पढ़ते हैं सेटलमेंट, तो उसके सब नाम यहाँ पे दिया गया है जो आप वहाँ पे पढ़ते हैं। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक दिया है, जैसे हामलेट हो गया। हामलेट देखा जाए एक तरह से एक
क्या होता है कि बहुत छोटी ग्रामीण बस्ती होता है, जो वेरी स्मॉल रूरल सेटलमेंट होता है, उसी को हम लोग हामलेट बोलते हैं। ठीक है, विलियम शेक्सपियर का एक मतलब बुक भी है, उनका नोबेल कह सकते हैं, वो भी हामलेट है। तो एक बहुत छोटी ग्रामीण बस्ती, वेरी स्मॉल सेटलमेंट, उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बहुत छोटी मानव बस्ती, वेरी स्मॉल सेटलमेंट, जहाँ कुछ ही घर, फ्यू हाउसेस होते हैं, परिवार होते हैं, उसी को बोलते हैं। दूसरा जैसे विलेज दिया है। अब विलेज किसे बोलते हैं? कृषि आधारित समाज जो होता है, एग्रीकल्चरल बेस्ड कम्युनिटी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कृषि बोलते हैं। जैसे यहाँ पे है। दूसरा एग्रीकल्चर मुख्य व्यवसाय होगा और मजबूत सामुदायिक भावना होता है, कम्युनिटी फीलिंग भी होता है, जो आजकल देखा जाए थोड़ा बहुत तेज़ी से डिक्रीज हो रहा है। स्पष्ट भौगोलिक सीमाएं, डिफिनिट बाउंड्री होता है, ये होगा। महानगर देखा जाए, मेट्रोपोलिस की बात करा जाए, मेट्रोपोलिस जिसे बोलते हैं महानगर, जिसमें कम से कम 10 लाख से अधिक आबादी वाला बड़ा शहर को हम लोग मेट्रोपोलिस बोला जाता है। एक मेट्रोपोलिस उसी को बोलते हैं जिसमें अब 10 लाख के वर्ड याद रखना है, 10 लाख से अधिक होगा, उसी को हम लोग यानी कि 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाला बड़ा शहर को ही, डेंस पॉपुलेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मेट्रोपोलिस बोलते हैं। अब यहाँ पे मेगापोलिस आ गया, यानी कि मेट्रोपोलिस से बड़ा जो होगा मेगापोलिस हो गया, यानी कि कई महानगरों के मिला के बनने वाले शहर को हम लोग क्या बोलते हैं? मेगापोलिस बोलते हैं। तो इसमें कई महानगर आ जाते हैं, कई मेट्रोपोलिस आ जाते हैं, तो मेगापोलिस बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब 25 नंबर के क्वेश्चन में सबसे पहला है सिकल सेल एनीमिया की उच्च आवृत्ति जो है, हाई फ्रीक्वेंसी, उन मानव आबादी, ह्यूमन पॉपुलेशन में अधिक पाई जाती हैं जो मलेरिया स्थानिक यानी कि मलेरिया एंडेमिक क्षेत्रों में रहती हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। इसीलिए आप देखते हैं साउथ अफ्रीका वगैरह में ऐसा पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि अगर सिकल सेल एनीमिया की उच्च आवृत्ति, हाई फ्रीक्वेंसी, उन मानव आबादी, ह्यूमन पॉपुलेशन में अधिक पाया जाता है जो मलेरिया एंडेमिक क्षेत्रों में रहती हैं, मलेरिया स्थानिक होता है। ठीक है, इसका रीजन अभी हम बता रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे पहला यहाँ पे बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही हो गया। दूसरा यहाँ पे सिकल सेल सेट होता है, जो सिकल सेल ट्रेट यानी प्लाज्मोडियम परजीवी पैरासाइट के विरुद्ध प्राकृतिक जो प्रतिरोध होता है, नेचुरल रेजिस्टेंस प्रदान करता है, जिससे मलेरिया से मृत्यु का जोखिम कम हो जाता है। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे मलेरिया जो डिजीज मतलब डेथ होती है कम हो जाती है, जो जहाँ पे एक आपका सिकल सेल एनीमिया का ये पाया जाता है। ठीक है, तो क्या ये सही है? ये भी सही है। तो BR भी पूरी तरह से सही है। और यहाँ पे देखा जाए, ये एक तरह से व्याख्या भी इसका कर रहा है। ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है मेडिकल का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ D ऑप्शन दिया है, तो D ऑप्शन सही होगा। और इसका देखा जाए नेचुरल जो सिलेक्शन होगा का जो प्रसिद्ध उदाहरण है इसमें, मलेरिया लंबे समय से स्थानिक एंडेमिक हो, वहाँ जो सिकल सेल जो स्ट्रेट होते हैं, जिसे हम लोग हीमोग्लोबिन AS जीनोटाइप बोला जाता है, जीनोटाइप वाले जो व्यक्तियों में प्लाज्मोडियम जो फैल्सिफेरम होता है, और सबसे खतरनाक प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम ही होता है, के विरुद्ध जो आंशिक मतलब पार्शियल प्रोटेक्शन मिलता है, इसके कारण सर्वाइवल जो एडवांटेज होता है उसमें ज़्यादा होता है। तो यानी कि उन क्षेत्रों में सिकल सेल जीन की जो आवृत्ति होता है अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है। ठीक है, ये मतलब दोनों सही है, एक्सप्लेन भी सही कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। दूसरा यहाँ पे डिजीज है आनुवांशिक विकारों, जेनेटिक डिसऑर्डर, और उनके प्रमुख लक्षण दिया है, मेजर फीचर दिया है। अब मेजर फीचर वाले भी आपको क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला एल्बिनिज्म दिया है। अब एल्बिनिज्म देखा जाए, जिसे हम लोग मेलेनिन बोलते हैं, जैसे वाइट जैसे
देखते होंगे किसी पर्सन को पूरे बाल ही वाइट होते हैं, उसके स्किन भी वाइट होते हैं, यानी कि जो ब्राउनी होता है वो भी वाइट हो जाता है। उनको दिखता भी कम है, थोड़ा रोशनी से दिक्कत भी हो जाता है क्योंकि मेलानिन गायब हो जाता है। तो एल्बिनिज्म में क्या होता है, यहाँ पे रंग वर्णांतता रोग कह सकते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग यहाँ पे ऑप्शन लगा सकते हैं इसका। दूसरा, शरीर में मेलानिन वर्ण का अभाव जिससे त्वचा, स्किन, बाल, हेयर और आँखों का रंग हल्का या सफ़ेद हो जाता है, उसे हम लोग एल्बिनिज्म बोलते हैं। इसके बाद देखा जाए टर्नर सिंड्रोम हो रहा। टर्नर सिंड्रोम में क्या है, इसमें फीमेल के लिए, जो फीमेल एक तरह से ट्रांसजेंडर होते हैं, दो तरह के ट्रांसजेंडर होते हैं, एक फीमेल टाइप का होते हैं जो जिसमें 45 ही क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, और एक मतलब कैलीफेंटन सिंड्रोम जो इसमें X0 होता है, मतलब एक क्रोमोसोम की एब्सेंट होता है, 46 पूरा होता है, एक कम हो जाएगा। एक जो मेल टाइप के होते हैं ट्रांसजेंडर, जिसे हम लोग कैलीफेंटन सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें 46 क्रोमोसोम हो जाता है, मतलब कि 46 के अलावा 47 भी हो सकता है, सॉरी 46 तो होता है, 47 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, 46 + 1 47, 48 भी हो जाता है, मतलब ऐसे हो जाए XXY टाइप का हो जाता है, कभी कभी XXXY भी टाइप का हो जाता है। तो ये हो जाए। अभी हीमोफीलिया हमने डिस्कस किया कि ये ब्लड क्लॉट से रिलेटेड है, क्लॉटिंग फैक्टर, इसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाता है, तो इसके लिए हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम मैच कर दे रहे हैं, बाकी आप कर सकते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे बी मैच हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, 27 नंबर का क्वेश्चन। अब 27 नंबर के क्वेश्चन में असर्शन दिया है, जो स्वच्छ पेयजल, सेफ ड्रिंकिंग वाटर तक पहुंच तथा प्रभावी अपशिष्ट जो प्रबंधन है, वेस्ट मैनेजमेंट, जन स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ के अनिवार्य आधार जो एसेंशियल कंपोनेंट है। सही है, ये तो सही है पूरा। दूसरा देखें, अधिकांश आनुवंशिक रोग, जेनेटिकल डिजीज सीधे दूषित जल से कोई लेना देना नहीं इससे, ठीक है। इनवर्ट मतलब कह सकते हैं आपका इनडायरेक्ट इफेक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये दूषित जल, तो ये तो गलत हो गया, तो यही आपका असर्शन ही सही होगा। तो असर्शन आपका सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखा जाए 28 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें जन स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ के संदर्भ में महामारी विज्ञान संक्रमण जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन होता है, महामारी विज्ञान संक्रमण बोलते हैं, ठीक है। क्या दर्शाता है, इसका मतलब क्या होता है? तो अब देखा जाए, यह संक्रामक रोगों जो कम्युनिकेबल डिजीज से गैर संचारी रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एवं जीवन शैली जनित रोग जो लाइफ स्टाइल डिजीज होता है की और स्वास्थ्य प्रतिरूप डिजीज पैटर्न में परिवर्तन को दर्शाता है। ये बात सही है। यही बात एक तरह से इसमें एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशन के लिए सबसे सही है, कि जिसमें एक तरह से मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी और जो जैसे मान लीजिए लाइफ स्टाइल डिजीज, हार्ट डिजीज हो गया, डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, ठीक है, गैर संचारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ये सब है। लाइफ स्टाइल डिजीज आप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो गया या ओबेसिटी डिजीज हो गया, डायबिटीज डिजीज हो गया, इसके लिए तो पहला ही ऑप्शन इसमें सही मिल रहा है, पूरी तरह से सही, तो यही हम सही करते हैं। आगे फिर चलते हैं। नेक्स्ट देखा जाए 29 नंबर का क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक दवाएं का अत्यधिक एक्सेसिव अनुचित मिसयूज उपयोग जन स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ के लिए एक गंभीर समस्या, मतलब गंभीर खतरा बन गया है। आप बार बार न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हैं, आपको MDR आपको लिखा मिलता है, MDR मल्टीपल ड्रग्स रेजिस्टेंस। तो ऐसी एंटीबायोटिक की वजह से होता है MDR मल्टीपल ड्रग्स रेजिस्टेंस होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा अलग अलग दवाएं लेते हैं तो हमें MDR की यहाँ पे मल्टीपल ड्रग्स रेजिस्टेंस का, और एंटीबायोटिक लेते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, AMR बोलते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बोल देते हैं एंटीबायोटिक, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए एंटीबायोटिक दिया है तो इसे हम लोग AMR से मतलब को रिलेट करेंगे, जिसे हम लोग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बोलते हैं। मतलब एंटीबायोटिक दवाओं का अनावश्यक गलत उपयोग AMR को बढ़ाता है,
ठीक है। इसमें जैसे सुपर बग विकसित हो जाता है जिन पर हम सामान्य एंटीबायोटिक दवाएं प्रभावी नहीं रहता है, इसलिए संक्रमण इन्फेक्शन का उपचार कठिन हो जाता है। मतलब उस व्यक्ति को मतलब नॉर्मल हम मेडिसिन दे के सही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और ये कई कारण से होता है, एक एमडीआर की वजह से, मल्टीपल ड्रग्स लेने से, एक मतलब जो डोज आप नहीं पूरा करते हैं, डोज के बीच में ही छोड़ देते हैं, उसकी वजह से भी यहाँ पे एएमआर हो जाता है, ठीक है। तो देखा जाए यहाँ पे आपको पहला तो सही है। दूसरा यहाँ पे अभी हमने पढ़ा कि सुपर बग विकसित हो जाता, अर्थात ऐसे जीवाणु बैक्टीरिया जो सामान्य एंटीबायोटिक उपचार, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के प्रति क्या बन जाते हैं, रेजिस्टेंस बन जाते हैं। ये एक तरह से एक्सप्लेनेशन भी सही हो रहा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखा जाए आपको सी मिल रहा, तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट जो देखा जाए क्वेश्चन है, फिर हमारे पास ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है और उनके प्लाज्मा में उपस्थित प्राकृतिक जो प्रतिरक्षी यानी कि नेचुरल एंटीबॉडी का क्या सुमेलन है। अभी हमने डिस्कस किया, वही क्वेश्चन है ऊपर, यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, बताएंगे। जैसे आपको ए ब्लड ग्रुप है तो उसके साथ आपका एंटीबॉडी, या तो आप एंटीबॉडी लिखिए, बी लिखिए, या ज़्यादातर इसे स्मॉल बी से डिनोट कर दिया जाता है, या बीटा से भी इसे डिनोट किया जाता है, या एंटी, क्योंकि एंटीजन ए पाया जाएगा तो एंटीबॉडी बी ही होगा। इसी तरह से इसमें बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी होगा। एंटीबॉडी हम लोग क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे कैपिटल ए, या हम लोग स्मॉल ए अल्फा बोल देंगे। इसमें हमारे पास दोनों एंटीजन होगा लेकिन कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा, दोनों एंटीबॉडी होंगे, ए भी होगा और बी भी होगा। ये हमने अभी ऊपर मिलाया था, तो आप मैच कर लीजिएगा। हम यहाँ पे मैच करके बता दे रहे हैं, नहीं। 30 नंबर का क्वेश्चन, तो 30 नंबर का क्वेश्चन तो ये भी था तो रिपीट हो गया, तो आगे चलते हैं 31 नंबर के। अब 31 नंबर के क्वेश्चन में वही आते हैं, यदि किसी मरीज पेशेंट का रक्त बी निगेटिव है, ठीक है, उसे बी पॉजिटिव रक्त बिना किसी जांच ट्रीटमेंट के सुरक्षित रूप से चढ़ा दिया जा सकता है। देखा जाए यहाँ पे सुरक्षित रूप से चढ़ाया जा सकता है ऐसा नहीं है। अगर उसे मान लीजिए RH फैक्टर बन गया, अभी हमने ऊपर समझाया था एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटुलरिस के साथ ही, कि अगर हम 2 बार ले लेते हैं तो वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग का कंडीशन बन सकता है। तो ये सुरक्षित नहीं होगा कि उसे पहले से एंटीबॉडी है कि नहीं है शरीर में RH फैक्टर के प्रति, तो ये स्टेटमेंट तो असर्शन गलत हो गया। अब RH निगेटिव व्यक्ति के रक्त में जन्म बर्थ से ही RH एंटीजन के विरुद्ध कोई प्राकृतिक एंटीबॉडी, नेचुरल एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होता। सही बात, उसके पास RH है तो RH एंटीबॉडी होगा, तो उसमें कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे पहला तो गलत हो गया, सेकंड सही हो गया, तो R हमारे पास सही हो जाएगा और A गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे B ऑप्शन सही हो जाएगा। अब उसके बाद देखा जाए MN ब्लड ग्रुप से रिलेटेड आ रहा, MN ब्लड ग्रुप से रिलेटेड ऊपर हमने समझाया तो वही यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा, ठीक है। जैसे MN रक्त समूह, जो MN ब्लड ग्रुप सिस्टम की क्या उपयोगिता है, यूटिलिटी, इसके कारण इसे मानव विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी में पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि हमने ऊपर बताया था जो जेनेटिक इवोल्यूशन स्टडी करते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन का स्टडी करते हैं, और पैटर्निटी डिस्प्यूट भी इससे रिजॉल्व होता है, और पॉपुलेशन जेनेटिक्स में पूरा ये योगदान है। तो यहाँ पे देखा जाए हम मैच कर दे रहे हैं ऊपर, क्योंकि डिस्कस कर दिए हैं, सी ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप 33 क्वेश्चन पे आते हैं। 33 क्वेश्चन देखा जाए, ये भी एक सोशल और एंथ्रोपोलॉजिकल है कि ग्रामीण समाजों, जो रूरल सोसाइटी में जजमानी व्यवस्था होता है, जो जजमानी व्यवस्था होता था, जैसे मान लीजिए नाई का काम बाल काटना होता था, ठीक है, और अलग अलग काम होते थे सबके, वो जजमानी सिस्टम, और लोहार का काम लोहा वगैरह का काम होता था, तो वो मतलब जजमानी सिस्टम था। तो यहाँ पे उसी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन दिया कि ग्रामीण समाज, रूरल सोसाइटी में जजमानी व्यवस्था का पतन, डिक्लाइन, आधुनिकरण, मॉडर्नाइजेशन तथा बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, मार्केट इकोनॉमी के विस्तार का परिणाम है। ये देखा जाए इसी का परिणाम है। ये तो देखा जाए यहाँ पे सही है, बिल्कुल सही है।
ठीक है, मॉडर्नाइजेशन का भी यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे दिया है जजमानी सिस्टम मुख्यतः नकद आधारित कैश प्रणाली थी, नकद आधारित नहीं था, ये तो बार्टर सिस्टम था। गेहूं वगैरह दे देते थे, राशन वगैरह दे देते थे, उसके बदले में साल में आ जाते थे या मंथ में आ जाते थे, जैसा भी वहाँ पे होता है। तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पे ए ही सही है, तो ये सही हो गया और आर गलत हो गया, यही आंसर हो गया। इसके बाद देखा जाए वाहक कैरियर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे वाहक की अवधारणा कॉन्सेप्ट के आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आपको पता लगाना है और बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन नहीं। तो कम्युनिकेबल डिजीज में एक स्वस्थ दिखने वाला व्यक्ति यानी कि अपरेंटली हेल्दी पर्सन भी रोगजनक पैथोजन का वाहक कैरियर हो सकता है, उसमें लक्षण सिम्टम दिखाई देना आवश्यक नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर सिम्टम नहीं दिखाई दे रहा वो कैरियर हो सकता है पैथोजन का। बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं। दूसरा देखा जाए यहाँ पे सिकल सेल जो दिया है, सिकल सेल ट्रेट जो सिकल सेल एनीमिया से रिलेटेड है, वाले व्यक्ति सामान्यतः रोग के गंभीर लक्षण यानी सीवियर सिम्टम नहीं दिखाते हैं, लेकिन वे इस आनुवांशिक लक्षण यानी कि जेनेटिकल ट्रेट के वाहक कैरियर हो सकते हैं। ये भी सही है, ठीक है, जो कैरियर हो सकते हैं। जैसे इसमें एक्स लिंक होते हैं तो मदर ज़्यादातर कैरियर ही होती है, फादर जल्दी से इफेक्टेड होता है, ठीक है। तो इसमें आपका दोनों सही हो जाता है, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन। अब 35 के नंबर के क्वेश्चन में संक्रामक रोग की रोगजनकता यानी कि पैथोजेनिसिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आप इसे देखिए और आंसर पता लगाइए। तो सबसे पहला यहाँ पे आ जाते हैं, पढ़ते हैं स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे अगर देखा जाए, पैथोजेनिसिटी का अर्थ उस रोगजनक पैथोजन की क्षमता यानी कि एबिलिटी से है जिसे वह मेजबान होस्ट में रोग डिजीज उत्पन्न कर सकता है। देखा जाए ये पैथोजेनिसिटी मतलब कि जो रोग जनित मतलब कि लिविंग होते हैं मटेरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसी को हम लोग रोग मतलब प्रोड्यूसिंग होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं, और उसको उत्पन्न करने वाले पैथोजेनिसिटी बोला जाता है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा यहाँ पे जैसे वायरलेंस हो गया यानी कि विषाक्तता, रोगजनकता पैथोजेनिसिटी की डिग्री को दर्शाता है, अर्थात रोग कितना गंभीर है, सीवियर है, घातक है या नहीं, ये दर्शाता है। तो ये तो सही हो गया। तो यहाँ पर दूसरा ही ऑप्शन आपको सही मिलेगा, बाकी पहला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें देखा जाए जन स्वास्थ्य पब्लिक हेल्थ के प्रमुख जो संकेतों को यानी कि हेल्थ इंडिकेटर तथा उनके सही जो करेक्ट मीनिंग है आपको बताना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कुल प्रजनन दर जो टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है। जैसे इस समय टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे विचार करना है, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है। एक महिला द्वारा जीवन काल में जन्म दिए जाने वाले बच्चों की औसत संख्या को ही हम लोग टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं, TFR बोलते हैं। तो TFR अगर हम मैच करें तो यहाँ पे आ जाएगा, एक महिला वोमन के द्वारा अपने प्रजनन काल रिप्रोडक्टिव पीरियड में जन्म दिए जाने वाले बच्चों की औसत संख्या जो एवरेज नंबर चिल्ड्रन होते हैं वही क्या होगा, यहाँ पर TFR होता है। दूसरा आपतन दर जो इंसिडेंस रेट होता है। इंसिडेंस रेट क्या होता है, किसी अवधि में रोग के नए मामले न्यू केसेस आ जाते हैं, उसे इंसिडेंट रेट बोलते हैं। तो अगर देखा जाए यहाँ पे क्यू क्या यहाँ पे दिया, किसी निश्चित अवधि स्पेसिफिक पीरियड में किसी जनसंख्या पॉपुलेशन में बीमारी के नए मामले यानी न्यू केस की संख्या को ही हम लोग यहाँ पे इंसिडेंट रेट बोलते हैं। और व्यापकता दर जो होता है, प्रिविलेंस रेट क्या होता है, प्रिविलेंस रेट देखा किसी समय रोग के कुल मामले जो एग्जिस्टेंस होता है और प्लस न्यू केस, मतलब पुराने वाले तो है और उसके साथ न्यू वाले केस रहेंगे, उसे प्रिविलेंस रेट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए इसमें प्रिविलेंस रेट वाला ऑप्शन, तो आप यहाँ पे देखते किसी निश्चित समय स्पेसिफिक टाइम पर किसी जनसंख्या के बीमारी के कुल मामले यानी कि न्यू प्लस एग्जिस्टेंस केस क्या कहलाता है, यहाँ पे प्रिविलेंस रेट करना। और थोड़ी देर पहले हम लोग
यहाँ पे देखा जाए चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट दिया है, और ऊपर हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बताया था, यहाँ पे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है। तो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी 1000 में ही देखा जाता है, लेकिन वो इन्फेंट में 1 साल से अंदर की बात होगा और चाइल्ड में 5 वर्ष से नीचे के बात होगा, ये ध्यान रखिएगा। जब यहाँ पे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट के CMR बात करेगा तो ये 5 साल से कम देखा जाएगा, और जो IMR देखा जाएगा ये 1 साल से कम में देखा जाएगा। ठीक है, दोनों के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया 1000 है, ये आसान हो गया, कॉमन हो गया। बाकी दोनों में अलग अलग है, 5 ईयर और 1 ईयर के अंदर की बात है। तो ये ऑप्शन अगर हम मिलाएंगे तो यहाँ पे B ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब 37 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर के क्वेश्चन में एक कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा सा रिलेटेड है, यहाँ एंथ्रोपोलॉजी में भी दिया हुआ है, मतलब कि ट्राइब से रिलेटेड। भारतीय संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की 5वीं 5th शेड्यूल और 6वीं 6th शेड्यूल विशेष रूप से जनजाति आबादी ट्राइबल पॉपुलेशन के हितों, इंटरेस्ट और उसके अधिकार की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये तो बात सही है। ठीक है, 5th और 6th उसी के लिए बनाया गया। दूसरा हम देखते हैं, भारत की सभी जनजाति ट्राइबल मुख्य मेन स्ट्रीम सोसाइटी में पूर्ण रूप से एकीकृत फुल्ली इंटीग्रेटेड हो चुकी हैं। ऐसा तो है नहीं, ये तो पहले ही गलत हो गया। तो यहाँ पे A आपको सही है और R गलत हो तो यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत लग गया, D वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 38 नंबर के क्वेश्चन में। यहाँ पे रूरल एंड शहरी जनसंख्या की जननांकीय विशेषताएं यानी डेमोग्राफिक कैरेक्टर के संदर्भ में कथन दिए गए हैं उसके रूप में। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा नहीं है। तो आते हैं, शहरी जो समाज है अर्बन सोसाइटी में सेकेंडरी एवं तृतीयक टर्सरी रिलेशनशिप प्रमुख होते हैं। ठीक है, जबकि ग्रामीण समाज में रूरल सोसाइटी में प्राथमिक रिलेशनशिप अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ये तो बात सही है। प्राइमरी सेक्टर का यानी कि एग्रीकल्चरल सेक्टर आता है, उसमें इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर आता है। तो ये तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरे के लिए देखा जाए, भारत में ग्रामीण जनसंख्या रूरल पॉपुलेशन का घनत्व जो है पॉपुलेशन डेंसिटी सामान्यतः शहरी जनसंख्या अर्बन जो पॉपुलेशन की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दिया है रूरल पॉपुलेशन का घनत्व अधिक नहीं होता है, अर्बन पॉपुलेशन का डेंसिटी अधिक होता है। तो ये तो गलत हो गया। तो यहाँ पे B ऑप्शन यानी कि पहला ही केवल सही है, दूसरा गलत है। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव शास्त्रीय जो अवधारणाएं एंथ्रोपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होते हैं को उनकी सही अर्थों यानी करेक्ट मीनिंग के साथ यहाँ पे आपको मिलाना है। मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, उसकी मीनिंग देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ही जगह मैचिंग टाइप में दिया है, अलग अलग आप पढ़ते हैं। पहला यहाँ पे संस्कृतिकरण है यानी कि संस्कृताइजेशन जिसे बोलते हैं, मतलब निम्न जाति द्वारा उच्च जाति की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं को अपनाना ही क्या है, यहाँ पे संस्कृताइजेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको P को देखा जाए, निम्न जाति लोअर कास्ट द्वारा उच्च जाति हायर कास्ट की पारंपरिक कस्टम एवं जीवन शैली को अपनाना ही क्या है, यहाँ पे संस्कृताइजेशन है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे मैच हो जाएगा, थर्ड यहाँ पे मैच। दूसरा यहाँ पे परिसंस्कृतिकरण यानी कि एकुलिट्रेशन। एकुलिट्रेशन क्या है, इसके लिए देखा जाए, इसमें दो संस्कृति के संपर्क से सांस्कृतिक परिवर्तन जो होता है टू कल्चर के मिलने से, जैसे वेस्टर्न कल्चर हो गया और यहाँ पे ईस्टर्न कल्चर मिलने से होता है ये। तो इसमें देखा जाए आपको आ जाएगा, यहाँ पे लिया है डिफरेंट कल्चर के संपर्क कांटेक्ट से होने वाले संक्रामिक संस्कृति जो परिवर्तन ग्रेजुअल कल्चरल चेंज होते हैं उसे को हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा। तीसरा आत्मसात्कारण यानी कि एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन का मीनिंग क्या होता है, एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति में पूर्णतः विलय हो जाना क्या होता है, एसिमिलेशन होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें साझा सांस्कृतिक जो विरासत होता है, शेयर कल्चर हेरिटेज, जिसमें भाषा लैंग्वेज ये सब आता है। ठीक है, ये नहीं, इसमें आपको देखना है आ जाते हैं ये वाला दूसरा R वाला। एक सांस्कृतिक कल्चर दूसरी संस्कृति अपनी
अलग पहचान आइडेंटिटी खो देना, तो अपनी पूरी तरह से पहचान खो देगा, तो यहाँ पे दूसरा आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे फोर्थ है, ये हमने बहुत बार बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्जातीयता जो इथनिसिटी होता है इसे क्या कहते हैं, सामान भाषा, संस्कृति, इतिहास या वंश पर आधारित समूह की पहचान जो होता है उसे हम लोग इथनिसिटी बोलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप अगर ऑप्शन मिलाएंगे तो आप यहाँ पे तो सी ऑप्शन मिल रहा है इसका, ठीक है। अब देखा जाए 40 नंबर का क्वेश्चन कर ले। देखिए लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा, तो क्योंकि 100 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया था इसमें, तो अभी हम 40 कराएंगे, फिर दूसरे पार्ट में फिर बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, इसलिए इसे हम लोग डिस्कस करके कर रहे हैं जिससे गलत ना हो। तो मानव विज्ञान जो एंथ्रोपोलॉजी सामाजिक नीतियाँ सोशल पॉलिसी के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण, क्योंकि यह सांस्कृतिक सापेक्षवाद कल्चरल रिलेटिविज्म को अपनाता है। कल्चरल रिलेटिविज्म को अपनाता है। तो कल्चरल रिलेटिविज्म क्या होता है, मानव विज्ञान की एक मूल अवधारणा है। इसके अनुसार प्रत्येक संस्कृति को उसके अपने सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक संदर्भ जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं में समझना चाहिए। मतलब अलग अलग, मतलब कि जो रिलीजियस होता है और कल्चर होता है उसको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ही समझा जा सकता है। यही यहाँ पे सोशल पॉलिसी का एक तरह से मतलब नीतियों का समावेश होता है, इंक्लूजन होता है। तो यहाँ पे देखा जाए पहला आपका आंसर मतलब कि असर्शन वाला सही है। दूसरा आते हैं, यही आपको दिया है जो कल्चरल रिलेटिविज्म है, सांस्कृतिक सापेक्षतावाद, यह माना जाता है कि किसी भी संस्कृति कल्चर का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन उसके अपने मानक ओन स्टैंडर्ड के आधार पर ही किया जाना चाहिए, दूसरे को उसमें नहीं थोपना चाहिए कि दूसरे को आपने थोप दिया। तो यहाँ पे आर भी सही है और एक्सप्लेन भी सही कर रहा है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे 41 से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।